हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीपीएससी की जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक जीके की ये वीडियो है जिसमें कि मैंने अगला टॉपिक लिया है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, और इसमें पूछे जाने वाले सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश 2020 के जो नया सिलेबस आया है उसमें ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल इंक्लूड है और इस पर क्वेश्चंस अवश्य आएंगे। कम से कम 2 क्वेश्चंस इस राष्ट्रीय मानव अधिकार पर बिल्कुल बनने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा जिससे कि सारे जितने भी विद्यार्थी हैं अधिक से अधिक मेरा वीडियो को देखें और इसको वो भी आगे शेयर कर पाएं। और लगातार मेरे इस वीडियो को देखने के लिए मेरा जो चैनल है, ठीक है ना, मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलेंगे। ध्यान रखिएगा ऑल का जो रेडियो बटन है वो सिलेक्ट करने के बाद में ही आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, देन यू विल गेट 100% वीडियोस नोटिफिकेशंस। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पर। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है, ये पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है, राष्ट्रपति की द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, या फिर सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं उच्चतम न्यायालय हिंदी में का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या फिर सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या फिर साथ में अन्य न्यायाधीश कोई भी इसमें, ठीक है ना, नियुक्त किया जा सकता है, या फिर किसी भी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है ये आपने को बताना है। तो इसका सा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और ये अमेंडमेंट किया गया है, इसमें ये संशोधन किया गया है 2019 में, ठीक है ना। उससे पहले ये इसमें सिर्फ सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश थे, ठीक है ना, चाहे वो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश थे वही इसमें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाते थे। लेकिन अब इसमें जो भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश कोई भी हो वो इसमें अध्यक्ष की नियुक्ति पा सकता है। और ये संशोधन हुआ था 2019 में, ध्यान रखिएगा 2019 में ये संशोधन करने के बाद में अब इस तरीके का रूप सामने आएगा। दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जस्टिस एएस आनंद, जस्टिस राजमल लोढ़ा, या फिर जस्टिस केजी बालकृष्ण, या फिर जस्टिस एचएल दत्तू। तो कौन है वर्तमान में इसके अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के? तो वो है डी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जस्टिस एचएल दत्तू। अगला क्वेश्चन आ गया तीसरे क्वेश्चन में है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है क्या है ये? एक सांविधिक निकाय, या फिर संवैधानिक निकाय, या फिर सदस्यीय संस्था, या फिर और दोनों। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है वाला, यानी कि ऊपर की जो 2 ऑप्शन है, एक तो ये सांविधिक संस्था है और दूसरा ये सदस्यीय संस्था है, यानी कि इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं और इससे मिलकर ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनता है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, सांवैधानिक और सांविधिक दोनों में बहुत अंतर है। तो ये एक सांविधिक निकाय है, ठीक है, ये थोड़ा सा शब्द में हेरफेर है। सांविधिक संस्था है और सदस्यीय संस्था भी है, इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की टीम होती है, ठीक है। तो इसका विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि टोटल इसमें 5 लोग शामिल होते हैं, ठीक है, इसमें अध्यक्ष की भी गिनती की जाती है, ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों में आयोग को सजा देने का अधिकार है, या फिर इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, या फिर आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजता है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है ये अपने को बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ठीक है ना, जो है ये इसका सही उत्तर नहीं, यानी कि मानव अधिकार आयोग के उल्लंघन के मामले में,
ठीक है ना, आयोग को सजा देने का अधिकार नहीं है। तो ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसमें इनके पास में सजा देने का अधिकार नहीं है। ये एक सिविल कोर्ट की तरह काम करता है। जो सिविल न्यायालय होता है उसकी तरह ये कार्य करता है। उसके पास में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास में किसी को भी सजा देने का अधिकार नहीं है। ठीक है ना, बाकी ये सब सही है, ऑल दीज आर ट्रू। आप बिल्कुल सही है। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, और इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को भेजता है। ठीक है, केंद्र सरकार में राष्ट्रपति के पास में और राज्य सरकार के पास में राज्यपाल के पास में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 वर्ष या 62 वर्ष तक, 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष तक की आयु तक, या फिर 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष तक की आयु जो भी अधिक हो, या फिर 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सा, 3 वर्ष और 70 वर्ष जो भी पूर्ण पहले हो जाए वो उसके बाद में उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी कि अगर वो 70 वर्ष के कम का है, मान लीजिए अगर 65 वर्ष का है, तो उसको 3 वर्ष के बाद में, यानी कि ये 68 ईयर का होगा तो 3 वर्ष हो जाएंगे तो इसका कार्यकाल अध्यक्ष का समाप्त हो जाएगा। यदि वह 68 का है और वो 70 में क्रॉस करता है तो 70 साल में ही, यानी कि 2 साल के अंदर में ही उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द फैक्ट। लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया। निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए जो गठित समिति होती है उसमें शामिल नहीं होता है? मानव अधिकार आयोग का जब अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो उसके लिए एक समिति का गठन किया जाता है। वो समिति मिलकर ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करती है, उसको चुनती है। तो इसमें से कौन शामिल नहीं होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर विपक्षी दल का नेता? तो इसमें से सही उत्तर क्या है? तो अगर कौन शामिल नहीं होता तो इसमें राष्ट्रपति इस समिति का सदस्य नहीं होता, इस समिति में शामिल नहीं होता है। इस समिति में जो शामिल होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री इस समिति का पदेन अध्यक्ष कहलाता है। ठीक है ना, भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो इस समिति का, जिसमें कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, ठीक है ना, उसको चुना जाता है। तो उस गठित समिति का प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है और इसमें जो सदस्य होते हैं वो होते हैं लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है ना, लोकसभा के विपक्ष का नेता और राज्यसभा का विपक्ष का नेता। तो ये सब इसके सदस्य के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ राष्ट्रपति जो है वो इसमें शामिल नहीं होता। राष्ट्रपति सिर्फ इसको शपथ देता है और राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। चुनता कौन है? ये जो गठित समिति है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? कोर्ट में लंबित किसी मानव अधिकार से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप करना, या फिर कैदियों को की मानव अधिकार में रक्षा करना, या फिर किसी मानव अधिकार पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देना, या फिर मानव अधिकार के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना। तो इसमें से कौन सा मानव अधिकार का कार्य नहीं है? मानव अधिकार आयोग का, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है, तो वो है सा, वो किसी भी पीड़ित व्यक्ति को, ठीक है ना, कोई भी मानव अधिकार से पीड़ित व्यक्ति है उसको आर्थिक मुआवजा नहीं दिलवाता है, यानी कि आर्थिक मुआवजा नहीं देता है। ठीक है ना, तो इसका जो सा विकल्प है ये इसका सही उत्तर है। बाकी ये सारे कार्य, ठीक है ना, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अंतर्गत आते हैं, यानी कि वो, ठीक है ना, किसी भी लंबित कार्य में हस्तक्षेप भी कर सकता है और कैदी जो कैद होते हैं उनके मानव अधिकार की भी रक्षा करता है, साथ ही साथ में मानव अधिकार क्षेत्र में वो शोध को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, समय समय पर वो उस पर रिसर्च भी करवाता है। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ ही साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उन सभी के एनालिसिस, और साथ में आपको अनअकैडमी देगा और भी बहुत कुछ।
फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड लेटर में, कैपिटल लेटर में आपके सामने दिख रहा है। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट है। जी हाँ, अनअकैडमी के साथ में आप अपनी प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने। आपकी तैयारी के लिए आ गया है अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, लाइव थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस जो कि रात में होगी। मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स का जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ में 20 से ज्यादा प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होगी और 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस बैंक की डेली प्रैक्टिस आप कर सकेंगे। यह बैच स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से, तो आज ही जाकर एनरोल करें और अपनी तैयारी को और भी पक्की करें। क्या आप मध्य प्रदेश एसआई एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं? तो अभी ज्वाइन कीजिए लक्ष्य एमपी सब इंस्पेक्टर 3 मंथ फाउंडेशन कोर्स, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विज। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इस कोर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी शुरू कर रहे हैं? और तो अभी आप ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का मेगा फाउंडेशन बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विजेस। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज ही अपने सपने को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू रिवीजन चाहिए? तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन वेज कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ ही साथ में क्लास के बाद में इसके नोट्स भी मिलेंगे। और ये स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं? तो ज्वाइन कीजिए रिवीजन कोर्स को। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिवीजन सेशंस मिलेंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं विद डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग, आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज ही इन बैच को ज्वाइन करें। दोनों बैच में 2 जो सब्सक्रिप्शन है वो आप एक ही वैल्यू में पा सकते हैं। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें कि आपको 35 दिन में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी के साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ में आपको वीकली मेगा क्विज भी कंडक्ट कराई जाएंगी। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और कदम आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सेलेक्ट करना है और प्ले प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेज और कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए फीस में आपको मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा है उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट इन द फीस। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कभी अध्यक्ष नहीं रहा? जस्टिस केजी बालकृष्णन, जस्टिस एएस आनंद, जस्टिस एस राजेंद्र या जस्टिस पी सदाशिवम। तो कौन है इसमें जो कि कभी भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष के पद पर नहीं रहा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है जस्टिस पी सदाशिवम। ये कभी भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के
अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे हैं। बाकी तीनों सही हैं। के.जी. बालकृष्णन, ए.एस. आनंद और एस. राजन ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम में कब परिवर्तन किया गया? 2005 में, 2010 में, 2006, 2012 में, 2010, 2015 में और 2006 और 2019 में। तो इसमें से विकल्प कौन सा सही है? तो इसका जो दा विकल्प है बिल्कुल सही है। पहले जो अमेंडमेंट हुआ था वो 2006 में हुआ था, उसके बाद में 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, तो इसका दा उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 10 अक्टूबर 1993, 11 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993 या फिर 13 अक्टूबर 1993। तो इसका सही उत्तर है 12 अक्टूबर, यानी कि सा विकल्प इसका बिल्कुल सही विकल्प है। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। दोस्तों सारे क्वेश्चंस बहुत ही सटीक हैं, क्वेश्चंस जरूर इसमें से बनेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाते हुए जाएं। साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक परीक्षार्थी जो कि एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को लगातार देख पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस जे.एस. वर्मा, जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया या फिर जस्टिस रंगनाथ मिश्रा या फिर जस्टिस राजेंद्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका सा विकल्प बिल्कुल सही है। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ये प्रथम अध्यक्ष के रूप में इनको मनोनीत किया गया था। इनको पदेन अध्यक्ष, पहले जो अध्यक्ष थे वो थे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, लोगों को उनके मानव अधिकारों से वंचित करना उनके मानवता को चुनौती देना है। यह जो कथन है ये किस महान विचारक या विद्वान ने कहा था? महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, जॉन एफ कैनेडी या फिर नेल्सन मंडेला। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका दा विकल्प बिल्कुल सही है। नेल्सन मंडेला जी ने ये कथन कहे थे कि लोगों को उनके मानव अधिकारों से वंचित करना मतलब उनकी मानवता को चुनौती देना है। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्षों का सही क्रम जमाना है इसमें, यानी कि सबसे पहले से फिर बाद में वाला। ठीक है ना, सबसे पहले कौन बना था, फिर उसके बाद कौन बना था, फिर उसके बाद कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना था। जो तो ये सही कूट है आपके सामने। तो बताइए इसमें से कौन सा पहले बना, फिर कौन सा बना, फिर कौन सा बना? आ, बा, सा और दा। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है? तो इसका जो सही क्रम है वो है दा। दिस इज द करेक्ट आंसर। दा मतलब सबसे पहले बने थे जस्टिस रंगनाथन मिश्रा, फिर उसके बाद में जस्टिस जे.एस. वर्मा दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर जस्टिस ए.एस. आनंद आए, फिर चौथे नंबर पर जो आए जस्टिस एस. राजेंद्र बाबू आए और पांचवें पर अभी जो वर्तमान में है जस्टिस एच.एल. दत्तू। ठीक है, तो ये इसका सही क्रम है, इसको आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, वर्तमान समय में इनमें से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य नहीं है? आ, जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत, श्रीमती ज्योतिका कालरा, जस्टिस दंतेश्वर मनोहर मुले या फिर जस्टिस रोहिणी। तो इसका सही उत्तर कौन सा है जो कि अभी वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं है? तो वो है जस्टिस रोहिणी। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अभी वर्तमान में सदस्य नहीं है। बाकी ये तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। ठीक है, इनको भी आपको याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ये क्वेश्चंस पहले भी मैं पूछ चुका हूं, उसमें आपके सन दिए थे और इसमें विकल्प दिए हैं कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 2 बार हो चुका है, 3 बार। तो सीधी सी बात है, बा इसका सही आंसर है। 2006 में हुआ था सबसे पहले संशोधन,
ठीक है ना, क्योंकि 93 में ये बना, उसके बाद में 2006 में इसका संशोधन हुआ, उसके बाद में 2019 में संशोधन हुआ। इस तरीके से ये 2 बार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में संशोधन किया जा चुका है। और बना कब था ये? 1993 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के द्वारा की जाती है। उस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के अटॉर्नी जनरल, प्रधानमंत्री या फिर राज्यसभा के सभापति? ये क्वेश्चंस मैंने पहले भी आपको अलग तरीके से बताया कि इसमें जो समिति होती है उसमें कौन अध्यक्ष होता है और कितने सदस्य होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रधानमंत्री, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जो उच्च स्तरीय समिति होती है उसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। और इसमें जो सदस्य होते हैं वो विपक्ष का नेता, लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का जो मुख्य स्पीकर होता है, ये तीनों इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद में से पदेन अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो प्रधानमंत्री, सा इसका सही विकल्प है। ठीक है ना। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 2019 के अनुसार आयोग के अतिरिक्त 5 विशिष्ट विभाग भी होते हैं। तो इन विभागों में कौन सा विभाग जो कि नहीं होता है? विधि विभाग, जांच विभाग, नीति अनुसंधान विभाग या फिर आर्थिक कार्य का विभाग? तो कौन सा विभाग है जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है आर्थिक कार्यों का विभाग, जो है वो नहीं आता है। बाकी ये तीनों विभाग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत आते हैं। और इसमें 5 विभाग होते हैं जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत काम होते हैं, कार्य करते हैं, जो कि एक विशिष्ट विभाग के रूप में शामिल होते हैं। और ये 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके अंतर्गत इसमें शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा या फिर ये सभी? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बा, राज्यपाल। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उनके सदस्य और उनके अध्यक्षों की नियुक्ति। और राज्य मानव अधिकार आयोग, क्योंकि ये राज्य के क्षेत्र का मामला है, इसलिए राज्य का जो प्रथम प्रतिनिधि होता है वो राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो बा इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आ गया 19वां, इनमें से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में अन्य आयोग के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं? बताइए इनमें से कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति के अध्यक्ष या फिर ये सभी शामिल होते हैं? तो बताइए कौन कौन है जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यता के रूप में सदस्य होते हैं? कौन कौन से आयोग के अध्यक्ष इसमें सदस्य होते हैं? तो ये द इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि उपरोक्त सभी के जो अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष होती हैं वो भी सदस्य होती हैं, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष भी इसके सदस्य होते हैं, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति के जो अध्यक्ष हैं ये भी इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग होता है, पिछड़ा वर्ग आयोग के, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है ना, उसका जो अध्यक्ष होता है वो भी इसका सदस्य होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो ये चारों जो संस्थाएं हैं, इन चारों संस्थाओं के जो अध्यक्ष होते हैं वो सदस्य कहलाते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम के अंतर्गत एनएचआरसी के महासचिव तथा एसएचआरसी के महासचिव किस शक्तियों का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर कौन सा होगा? प्रशासनिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां या फिर आ और बा दोनों शक्तियां? तो इसका कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो सचिव हैं और राज्य मानवाधिकार आयोग के जो
मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम के अंतर्गत जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के महासचिव और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के सचिव, इनके पास में ये दोनों शक्तियां होती हैं, प्रशासनिक शक्तियां और वित्तीय शक्तियां। तो इनका वो उपयोग करते हैं, ये दोनों शक्तियां इनको प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया था? 8 दिसंबर 1948, 9 दिसंबर 1948 या फिर 10 दिसंबर 1948 या फिर 11 दिसंबर 1948 को कब ये अपनाया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको अपनाया था। ठीक है ना, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, मानव अधिकारों को सार्वभौम घोषणा को किस समझौते के द्वारा अपनाया गया था? कौन सा डिक्लेरेशन था जिसके द्वारा इसको अपनाया गया था? वॉशिंगटन डीसी सहमति या फिर घोषणा पत्र या फिर वासेनार सहमति घोषणा पत्र, पेरिस की जो सहमति घोषणा पत्र हुई थी उसमें, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही विकल्प है वो है पेरिस की जो सहमति हुई थी, ठीक है ना, उस सहमति के अनुसार इसको अपनाया गया था। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, मानव अधिकार परिषद कितने देशों के सदस्यों से मिलकर बनती है? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? 45, 46, 47 या फिर 48? कितने कंट्री हैं जिनको मिलकर ये परिषद बनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है 47। 47 देशों के जो सदस्य होते हैं, सदस्य देश, वो मिलकर ये परिषद का गठन करते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, मानव अधिकार परिषद एक अंतर सहकारी निकाय है जिसका गठन किया गया है, कब किया गया है? 13 मार्च 2005 को, 5 मई 2007 को, 15 मार्च 2006 को या फिर दिसंबर 1993 में? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो वो है 15 मार्च 2006 में इस निकाय का गठन किया गया है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, किस सन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का रेगुलेशन पारित किया गया था? मतलब कब इसको पारित कर दिया गया था? 91 में, 93 में, 94 में या फिर 96 में? तो इसका सही प्रश्न का उत्तर कौन सा है विकल्प? तो वो है 1994 में ये रेगुलेशन पारित कर दिया गया था। ठीक है ना, और ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 10(2) के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है ना, ये मैं लिख देता हूं यहां पे, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ठीक है ना, 1993 की जो धारा है, ठीक है ना, धारा 10(2), उसके अंतर्गत ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है वो बनाई गई और उसके बाद में इसको लागू किया गया था 1994 में। ठीक है ना, ये प्रक्रिया पूरी तैयार हो गई थी और इसको धारा 10(2) के अंतर्गत और 1993 बोला जाता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2(10) के अंतर्गत ये पूरी की पूरी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है, जो कि 1994 में इसको पारित किया गया। ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो नियम है वो टोटल कितने हैं नियम? इसमें 19 नियम और उसके उपनियम, 19 तो इसके नियम है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना, 19 नियम और उनके उपनियमों के साथ में ये पूरा का पूरा चलता है। ठीक है ना, इसमें ये बटा हुआ है, जो कि इस पूरे के पूरे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को चलाने के लिए ये नियम बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? ये क्वेश्चन पहले भी मैं बता चुका हूं, तो इसका आंसर आपको बिल्कुल फटाफट दे देना चाहिए, बिल्कुल सही उत्तर है इसका। तो वो है 12 अक्टूबर 1993 को ये अस्तित्व में आया था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, प्रथम आयोग के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? जो सबसे पहला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना था, तो उसमें सदस्यों में कौन शामिल नहीं था, ये प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है, सुश्री फातिमा वी, न्यायमूर्ति VS मलिमत या फिर श्री वीरेंद्र दयाल या जस्टिस कृष्णा अय्यर। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है जो शामिल नहीं थे?
तो वो थे जस्टिस कृष्णा अय्यर, जो कि प्रथम जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बने थे उसमें उसके सदस्य में ये शामिल नहीं थे। प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे कौन? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी, और ये सब उनके सदस्यों में शामिल थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। सुश्री फातिमा भी, न्यायमूर्ति वीएस मालमत और श्री वीरेंद्र दयाल जी ये सदस्य थे सब, ठीक है। और श्री रंगनाथ मिश्रा जी जो थे, वो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी वो अध्यक्ष थे, जो मैंने आपको पिछले प्रश्न में भी मैंने आपको उसके बारे में जानकारी दे दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है और ये 28वां क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कोई कार्रवाई केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी, जो कि ये ऑप्शन है आपके सामने, आयोग में कोई रिक्त है, यानी आयोग में कोई पद रिक्त है, या फिर आयोग के गठन में कोई त्रुटि है, या फिर दोनों, आ और बा दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो वो है सा जो विकल्प है वो बिल्कुल सही विकल्प है। देखिए इसमें आयोग में अगर कोई पद रिक्त है, ठीक है ना, मान लीजिए अगर अध्यक्ष का पद रिक्त है या फिर कोई सदस्य उसमें कम है, तो उससे उसकी कार्रवाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी कार्रवाई में उसको अविधि मान्य उसको करार नहीं दिया जा सकता। साथ ही साथ में आयोग में अगर कोई त्रुटि है, ठीक है ना, त्रुटि यानी कि कोई भी ऐसा सदस्य है जो कि उसकी योग्यता के आधार पर खरा नहीं है, उसके बाद में भी उसमें कुछ ऐसे निर्णय लिए गए हैं, तो उसकी भी कार्य में कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही इसके विकल्प बिल्कुल सही है, वो अविधि मान्य नहीं होगी, उसको बिल्कुल माना जाएगा, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। और ये किस धारा के अंतर्गत है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की जो धारा है, धारा नंबर 9, धारा 9 के अंतर्गत में ये अविधिमान्य होगा। ये जरूर याद रखिएगा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, 1993 के अंतर्गत में जो धारा 9 है उसके अंतर्गत में ये कोई भी कार्रवाई किसी भी ऐसे आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस के पूरे मैंने आपको एनालिसिस दिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि सारे परीक्षार्थी जो कि पीएससी के साथ साथ में एमपीपीएससी के साथ में अदर स्टेट की पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। लगातार देखते रहिए मेरे इस सीरीज को, क्योंकि रेगुलर हर रोज में एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आपके लिए ये क्वेश्चंस तैयार करके ला रहा हूं। लगातार देखने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का जो रेडियो बटन है उसे सिलेक्ट करने के बाद में आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, देन यू विल गेट 100% ऑल वीडियोस नोटिफिकेशन। तो इसी के साथ में मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूं। अगला वीडियो लेके फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा कल। जय हिंद, जय भारत।